हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ा। और उस पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट जो पढ़ा वो प्रैक्टिकल सर्किट हमने पढ़ा, और उसमें क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ का कैलकुलेशन भी किया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट किया। इस वीडियो में स्टूडेंट हमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ही पढ़ना है, बट आइडियल पढ़ना है। तो ये मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगा क्योंकि ये सीरीज आरएलसी से बिल्कुल मिलता जुलता है, और इसमें से कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो इसको सीखते हैं स्टूडेंट। आइए, तो यहाँ पैरेलल आइडियल रेजोनेंस सर्किट, ये देखिए मैंने लिया है, तीनों एलिमेंट को पैरेलल में कनेक्ट किया है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वाई दिस सर्किट इज कॉल्ड आइडियल सर्किट। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका मुझे सबसे पहले तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो बिना समय व्यतीत किए हुए, पैरेलल सर्किट है तो हमने डिसाइड किया कि y निकालना है, तो कॉम्प्लेक्स नोटेशन लिखा इसका, फिर y निकाल लिया। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। अब जब y निकाल लिया तो ज़रा यहाँ से y का मैग्नीट्यूड बताइए तो क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसका स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अरे भाई, आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये तो वैल्यू हो गई। तो चलिए अभी वैल्यू को रहने दीजिए, पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो आपको मालूम है कि एट रेजोनेंस जे टर्म 0, तो यहाँ पे जे टर्म ने 0 कर लिया, और यहाँ से ओमेगा आर की वैल्यू 1/√LC निकाल ली। ये मैं करवा चुका हूँ न्यूमेरिकल वाले वीडियो में। अब यहाँ आपको पूछना नहीं है कि सोचना नहीं है कि 1/√LC कैसे आया। तो चलिए 1/√LC आ गया। अब स्टूडेंट ज़रा देखिए, तो रेजोनेंस पे y की वैल्यू कितनी होगी। अगर हम बात करें रेजोनेंस पे y की वैल्यू, तो देखिए ये वाला टर्म कितना हो गया, 0। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r हो जाएगी। और आपको याद है मैंने बताया था कि सीरीज सर्किट में यहाँ z था और यहाँ वाला टर्म 0 हो रहा था। तो बताया था मैंने कि वो z की वैल्यू r होगी और वो z की मिनिमम वैल्यू होगी। आपको याद होगा सीरीज आरएलसी में, आप देखना एक बार वीडियो में, कि वहाँ z की वैल्यू मिनिमम हो रही थी। तो यहाँ अगर ये 0 हो रहा है तो y की वैल्यू 1/r तो होगी, और वो y की मिनिमम वैल्यू होगी। आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैंने सीरीज सर्किट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्यों कि मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, y मिनिमम की वैल्यू कितनी आ गई, 1/r। अब सोचिए इस सर्किट में रेजोनेंस पे एडमिटेंस मिनिमम हुआ है। y क्या है भाई, एडमिटेंस है। अगर एडमिटेंस मिनिमम हुआ है, y मिनिमम हुआ है, तो निश्चित है कि इसका इन्वर्स जो है वो मैक्सिमम हुआ होगा। और वो एडमिटेंस के इन्वर्स को हम किस नाम से जानते हैं, इम्पीडेंस के नाम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 1/y min इज इक्वल टू जेड मैक्स। अब क्यों जेड मैक्स, क्योंकि अगर ये y मिनिमम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका इन्वर्स मैक्सिमम होगा, इसलिए मैंने जेड मैक्स लिखा है। इन्वर्स रिलेशन है ना, अगर ये मिनिमम हो रहा तो जेड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट, पैरेलल सर्किट में भी रेजोनेंस पे जेड की वैल्यू आ गई r, लेकिन वो जेड की कौन सी वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू आई। भाई सीरीज में क्या था, जेड की वैल्यू मिनिमम हो रही थी, बट पैरेलल में जेड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वहाँ भी r हो रहा था, यहाँ भी r होगा, बट वहाँ मिनिमम हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब जरा सोचिए स्टूडेंट, जेड अगर मैक्सिमम हुआ तो आई क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे भाई, जेड और आई का क्या रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है ना। तो जेड वहाँ मिनिमम हो रहा था, करंट मैक्सिमम हो रहा था, तो यहाँ अगर जेड मैक्सिमम हुआ है तो करंट मिनिमम होगा, और इस मिनिमम करंट की वैल्यू होगी फिर से वही v/जेड मिन, और जेड मैक्स ना, आई मिन निकाले हो तो जेड मैक्स, तो v/r। तो वैल्यू वही है, v/r ही, लेकिन यहाँ उल्टा है सीरीज सर्किट के। तो आई मिन की वैल्यू v/r एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब सोचिए अगर करंट मिनिमम हुआ है तो पक्का है कि पावर भी क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए सब कुछ उल्टा चल रहा है उसके। अब इसका मतलब जब रेजोनेंस होगा तो पावर मिनिमम होगा, और उसमें क्या हो रहा था, जब रेजोनेंस हो रहा था तो पावर मैक्सिमम हो रहा था। भाई जिस फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होगा, जिस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का रेजोनेंस होगा उसका पावर मिनिमम होगा, और उसमें क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। अब ज़रा सोचिए, तो सीरीज सर्किट में जब पावर मैक्सिमम हो रहा था तो इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग पावर मैक्सिमम हो रहा था। इट मीन्स वो सिग्नल सेलेक्ट हो रहा था, वो सिग्नल एक्सेप्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पर पावर मिनिमम हो रहा है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे पावर मिनिमम हो रहा है। मिनिमम पावर का मतलब आप जो है उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आप रिजेक्ट कर रहे हो, या आपका जो आरएलसी सर्किट है वो उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसका पावर मिनिमम है। और जब पावर मिनिमम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट कर दिया उसने, क्योंकि उसकी वजह से पावर क्या हो गया, मिनिमम हो गया। इसीलिए स्टूडेंट पैरेलल सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट के भी नाम से जानते हैं। एक बार एग्जाम में आया था कि पैरेलल सर्किट वाई पैरेलल सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट। तो बिकॉज एट रेजोनेंस द पावर ऑफ दिस सर्किट विल बी मिनिमम। और उसको किस नाम से जानेंगे हम, एक्सेप्टर सर्किट के नाम से। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस पे पावर मैक्सिमम हो रहा है। भाई आप खुद सोचिए ना कि अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करोगे, जिसका पावर मैक्सिमम होगा। भाई जिसका पावर मैक्सिमम होगा वही तो सेलेक्ट होगा, इसलिए वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे हम, सेलेक्टर सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट। और यहाँ पावर मिनिमम हो रहा है तो भाई जिसका पावर मिनिमम होगा उसको आप रिजेक्ट करोगे, तो इसलिए पैरेलल सर्किट को आप रिजेक्टर सर्किट बोलोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये पॉइंट कि पैरेलल, और आइडियल की बात हो रही है, मुझे बार बार लिखना ना पड़े, आप खुद ही समझ जाओगे। पैरेलल सर्किट इज ऑल्सो नोन एज रिजेक्टर सर्किट एंड सीरीज सर्किट इज ऑल्सो, आप वहाँ लिख लीजिएगा या यहाँ पे लिख लीजिए, एज एक्सेप्टर सर्किट। रीजन क्या है मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उसमें पावर मैक्सिमम और इसमें पावर मिनिमम हो रहा है। तो ये एक बार एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, आपको ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, फाइंड आउट द बैंडविड्थ ऑफ एक्सेप्टर सर्किट। तो अब ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि यार एक्सेप्टर सर्किट तो हमें पढ़ाया नहीं गया है, तो एक्सेप्टर सर्किट ही क्या है, सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट को ही एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। मतलब आपको बैंडविड्थ पूछ रहा है एक्सेप्टर सर्किट का निकालने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। भाई सीरीज सर्किट को हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट के नाम से जानते ही थे, एक और नाम से जानते थे, पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट के नाम से जानते थे। आप देखिएगा, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, वोल्टेज रेजोनेंस सर्किट, और तीसरा नाम एक्सेप्टर सर्किट। ऐसे पैरेलल सर्किट का नाम क्या होगा, भाई पैरेलल सर्किट का तो पैरेलल सर्किट नाम होगा करंट रेजोनेंस सर्किट, क्योंकि इसमें क्या मैग्नीफाई होगा, करंट मैग्नीफाई होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या मैग्नीफाई होगा, करंट मैग्नीफाई होगा, या आप पहले ही देख चुके हैं प्रैक्टिकल सर्किट में कि करंट मैग्नीफाई हो रहा है। भाई वोल्टेज तो सब में सेम है, टोटल वोल्टेज और हर एक एलिमेंट का वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज थोड़े ना मैग्नीफाई होगा, मैग्नीफाई क्या होगा, करंट मैग्नीफाई होगा। इसलिए इस सर्किट को हम करंट रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं, पैरेलल सर्किट को करंट रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा आप, पिछले वीडियो में मैंने मिस कर दिया था ये चीज़ प्रैक्टिकल वाले में, वहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा नोट्स में अपने कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज ऑल्सो नोन एज करंट रेजोनेंस सर्किट, चाहे वो आइडियल हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो। और तीसरा नाम क्या होगा भाई पैरेलल सर्किट में, तीसरा नाम क्या होगा पैरेलल सर्किट का, रिजेक्टर सर्किट। तो क्यों रिजेक्टर सर्किट, क्योंकि यहाँ पावर क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में जो कुछ घटनाएं होंगी सब उल्टी घटनाएं होंगी, सब कुछ अपोजिट होगा, सब कुछ रिवर्स होगा सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट के। देख रहे थे ना आप, जेड वहाँ मिनिमम हो रहा था, यहाँ मैक्सिमम हो गया, वहाँ पे करंट मैक्सिमम था, यहाँ मिनिमम हो गया। और आगे भी चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट अगर ग्राफ की बात की जाए तो मैंने, याद है आपको, सीरीज में दो ग्राफ बनाया था, एक तो जेड का बनाया था और एक करंट का बनाया था, याद है ना आपको। तो सोचिए ना इसमें जेड का ग्राफ कैसा आएगा, भाई देखिए ना, जेड मैक्सिमम हो रहा है, आर हो रहा है, तो जस्ट उसका अपोजिट ग्राफ इसमें आएगा। तो ये आएगा जेड का ग्राफ, भाई जेड शुरू में बढ़ेगा फिर मैक्सिमम को जाएगा, ये देखिए ये जेड मैक्स होगा। और अगर करंट का ग्राफ प्लॉट करना हो तो इसका उल्टा, ये देखिए यहाँ पे जो करंट की वैल्यू हुई है वो आई मीन, हालांकि अलग अलग ग्राफ करके आप बना लीजिएगा, ये ग्राफ आई का है और ये रेड वाला ग्राफ जेड का है, जस्ट उसका अपोजिट। तो आई होप दैट स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि
रेजोनेंस पे करंट मिनिमम, पावर भी मिनिमम। अब इसका कैलकुलेट करते हैं बैंडविड्थ और हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो आइए, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो इसको मैं आपको सीरीज़ में बता चुका हूँ कि सीरीज़ सर्किट में क्या था। चलिए एक बार मैं रिकॉल करवाता हूँ। सीरीज़ सर्किट में ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाए, याद है ना आपको, जहाँ पर करंट अपने मैक्सिमम का बाई रूट टू हो जाए, जहाँ पर जेड अपने मिनिमम का इंटू रूट टू हो जाए। कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में देखिए थोड़ा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पावर मिनिमम हो रहा है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पर पावर अपने मिनिमम का इंटू रूट टू हो जाए। ये नहीं कि मिनिमम का बाई रूट टू हो जाए। अरे भाई, जब P मिनिमम है तो उससे मिनिमम क्या होगा भाई, जब आपने मिनिमम बोल दिया तो उससे मिनिमम कुछ नहीं होगा। तो ये नहीं कि P मिन बाई टू हो जाए, P मिन का रूट टू टाइम्स हो जाए, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे देखिए ना, पावर मैक्सिमम तो यहाँ पावर मिनिमम, यहाँ बाई रूट टू तो यहाँ पे इंटू रूट टू। तो यहाँ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन देखिए बदल गया कि ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर अपने मिनिमम वैल्यू का डबल हो जाए, टू टाइम्स हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे हम, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ पावर अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाए, तो अपोजिट है। तो चलिए बताइए करंट कितना हो जाएगा, तो P मीन के करेस्पॉन्डिंग I मीन और यहाँ पे रूट टू हो जाएगा। याद है ना आपको, इसमें देखिए ना भाई, इसी के डुअल में ये पैरेलल सर्किट चलेगा। जेड क्या हो जाएगा भाई, तो जेड जो होगा वो अपने मैक्सिमम का इंटू रूट टू हो जाएगा। अगर बात करें हम वाई की, तो वाई जो है अपने मिनिमम का रूट टू टाइम्स हो जाएगा, और ये रूट टू टाइम्स वाई मीन कितना आया था, 1/r। आप देखिए ना, ये देखिए भाई, वाई जो है वो जेड का जस्ट इनवर्स होगा। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन है इन पैरेलल सर्किट। तो इसको आप देख लेना, मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा। अब स्टूडेंट निकालते हैं बैंडविड्थ पैरेलल सर्किट के लिए। तो आपको याद है मैं सीरीज सर्किट में बैंडविड्थ कैसे निकाला था, जेड का वैल्यू लेके, जेड की मदद से ही निकाला था ना। यहाँ हम निकालेंगे वाई की मदद से, बिल्कुल सीरीज सर्किट की तरह। तो वाई की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट, यहाँ मैं लिखता हूँ, वाई की वैल्यू आई थी अब 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पे xc और वैल्यू लिख लीजिए आप, xc 1/ωc, तो ωc हो जाएगा ये 1/ωl का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये y का वैल्यू आ गया। तो एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बताइए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे y की वैल्यू कितनी हो गई थी, रूट टू इंटू 1/r। तो ये पुट कर दीजिए आप, यहाँ पुट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, पुट करके स्क्वायर कर दीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ωc माइनस 1/ωl का होल स्क्वायर। और देखिए बिल्कुल उसी के जैसा हो रहा है सब कुछ, लेकिन सब उल्टा चल रहा है। यहाँ से देखिए ωc माइनस 1/ωl इक्वल टू प्लस माइनस 1/r। ये देखिए, आपको याद है ना, उसमें भी इसी तरह का इक्वेशन आया था। तो अब क्या किया था उसमें, आप याद कीजिए, आपको याद है ना, दो इक्वेशन बनाए थे। तो एट ओमेगा इक्वल टू ω2, तो ω2c माइनस 1/ω2l इक्वल टू प्लस 1/r, इक्वेशन नंबर 1। एट ओमेगा इक्वल टू ω1, भाई दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा ना, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगा, एक बार हाइयर वाला और एक बार लोअर वाला। तो हाइयर वाले पे प्लस हो जाएगा, लोअर वाले पे माइनस हो जाएगा। और भाई ये जो इक्वेशन आया है वो किस पे आया है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे आया है ना। और आपको मालूम है ओमेगा की दो वैल्यू आएगी, एक ω2 आएगा, एक ω1 आएगा। तो वही मैं दो वैल्यू निकाल रहा हूँ। चलिए यहाँ पे ω1c माइनस 1/ω1l इक्वल टू माइनस r, ये दूसरा इक्वेशन। अब आपने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया था। तो मैं यहाँ करूँगा नहीं, आप करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं सीरीज में बता चुका हूँ। अब जब ऐड करोगे तो यहाँ ये रिलेशन आएगा, ω1 इंटू ω2 इक्वल टू 1/LC। आप देख लीजिएगा, तो यहाँ से देखिए ये रिलेशन आ गया, ω1 इंटू ω2 इक्वल टू ω r का स्क्वायर।
याद है ना, उसमें भी आया था। तो चलिए अभी बैंडविड्थ थोड़े निकला है, बैंडविड्थ मतलब क्या, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये निकालना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। अब एक बार क्या किया था हमने, सब्ट्रैक्ट किया था, तो इक्वेशन 1 में से 2 को आप सब्ट्रैक्ट करो। अरे याद है ना आपको, बिल्कुल उसी जैसा डेरिवेशन चल रहा है। एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की वैल्यू आपको ज़रूरत पड़ेगी पुट करने की। तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 आपने निकाल रखा है 1/LC। तो अब मैं यहाँ करूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको आप डेल्टा ओमेगा कहोगे, ये डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1/RC। मुझे रटा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, ये वाली वैल्यू आएगी। तो 1/RC आप एक बार करके देख लेना। तो बिल्कुल इसका डेरिवेशन एग्जैक्ट सीरीज के जैसा है आइडियल का। क्वालिटी फैक्टर की बात की जाए तो करंट मैग्नीफिकेशन हो गया, तो IL/I या IC/I। तो IL की वैल्यू क्या होगी, V/XL, और यहाँ पे क्या होगा V/Z। V कट जाएगा, Z ऊपर चला जाएगा, तो Z/ओमेगा L। अब Z की वैल्यू कितने के इक्वल आई है, R के इक्वल आई है। ओमेगा की वैल्यू 1/√LC आई है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है ना, और ये L। तो देखिए यहाँ से क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई R ब्रैकेट में, ये देखिए ये कटेगा, C ऊपर चला जाएगा, C/L। ये देखिए ये अलग आ रही है। भाई प्रैक्टिकल पैरेलल सर्किट में क्या था, बिल्कुल सब कुछ आ रहा था सीरीज की तरह, लेकिन आइडियल पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का उल्टा आ रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। भाई देखिए ना, वहाँ पे L/C आया था, यहाँ पे क्या आ रहा है, C/L आया था, आ रहा है। वहाँ पे R/L आ रहा है, यहाँ पे 1/RC आ रहा है। तो आई होप दैट स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करना है। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी कर लिया है, इसलिए आपको खुद करना पड़ेगा ये, और नहीं आया तो फिर आपको देखना पड़ेगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट का वीडियो। तो आप उसको, अगर वो आपको समझ में आ गया तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब स्टूडेंट यहाँ मैं एक आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ कि हमारे पास जो सीरीज सर्किट था और फिर हमने पढ़ा पैरेलल में आइडियल। सीरीज सर्किट में जो फार्मूले हमने पढ़े उनको फटाफट लिखते हैं। एक तो हमने पढ़ा 1/√LC ओमेगा R का, फिर हमने क्या पढ़ा, बैंडविड्थ के बारे में पढ़ा, R/L। क्वालिटी फैक्टर निकाला 1/R√L/C। और भी कोई फार्मूला, Z का फार्मूला शुरू में हालांकि मुझे लिखना चाहिए था, R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूले थे। अब स्टूडेंट अगर आपको पैरेलल में आइडियल सर्किट का फार्मूला बनाना है तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है, जहाँ जहाँ L है वहाँ पे आप C लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ C है वहाँ वहाँ L लिख दीजिए सीरीज के फार्मूले में। जहाँ पे Z है वहाँ Y लिख दीजिए, और जहाँ पे R है वहाँ 1/R लिख दीजिए। ये पूरा जो फार्मूला है वो पैरेलल का बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे L की जगह C और C की जगह L रखिए, तो ओमेगा R तो वही आ जाएगा। डेल्टा ओमेगा की जगह R की जगह 1/R रखिए, अरे भाई इसकी जगह 1/R रखिए ना, तो R का 1/R हो जाएगा। L की जगह C रखना है, तो देखिए बैंडविड्थ का फार्मूला जो आपने निकाला वही आ गया। इसमें देखिए क्वालिटी फैक्टर में R की जगह 1/R रखिए, तो ये R हो जाएगा। L की जगह आप C रखिए और C की जगह L रखिए, तो देखिए वो सीरीज का फार्मूला बन गया। Z की जगह आप Y रखिए, R की जगह 1/R रखिए, L की जगह C और C की जगह L, तो देखिए ये Y का फार्मूला बन गया। तो अगर आपको सीरीज के फार्मूले याद हैं तो पैरेलल में आइडियल का फार्मूला आप बना सकते हो ट्रिक का इस्तेमाल करके। ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे ट्रिक बना के हम बनाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा कि पैरेलल सर्किट में जो फार्मूले आए थे, जो एक्सप्रेशन आए थे, वो सीरीज सर्किट से मिलते जुलते आए थे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब स्टूडेंट सवाल ये है कि एग्ज़ाम में आपको मान लीजिए सिर्फ लिखा है कि डिराइव द क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो आप किसका करोगे? तो आप दोनों का कर सकते हो, चाहे वो आइडियल, भाई बोला तो है नहीं कुछ कि आइडियल का करना है कि प्रैक्टिकल का करना है।
तो भाई जो रियल होगा वही आप करना। तो रियल क्या है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल सर्किट का ही करना। जब आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो प्रैक्टिकल सर्किट का ही डेरिवेशन करना। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। किसी किसी बुक में ये दिया है, किसी किसी बुक में प्रैक्टिकल वाला दिया है। तो आपको जो अच्छा लगे एग्ज़ाम में वो आप कीजिएगा, लेकिन प्रीफर कीजिएगा कि पैरेलल सर्किट का डेरिवेशन करना अगर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट पूछता है। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो ये आप कर देना, जो आपको पसंद आए वो कर देना। तो ये आप डेरिवेशन, जितने भी डेरिवेशन रेजोनेंस में हैं वो आप कायदे से कर लेना। अब रेजोनेंस वाला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम 3 फेज सर्किट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।